हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भास्कर भैया केमिस्ट्री पर, जिसमें मैं यानी आपके भास्कर भैया आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे पूरे लॉजिक और एक कंसेप्ट के साथ, ताकि आप 11th और 12th क्लास तो अच्छे से पढ़ो ही, पर साथ ही अगर आप जेईई और नीट की तैयारी भी कर रहे हो तो वहां पर भी आप अच्छे तरीके से कोशिश कर पाओ और एक ही बार में अपना एग्जाम क्रैक कर पाओ। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा था परमाणु की संरचना। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, ओके, एंड आज है इसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा अपारमाणविक कण। ये क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, वैसे बच्चों जो चैप्टर लेक्चर नंबर जो फर्स्ट था हमारा, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से शुरुआत की थी, थोड़ा परमाणु के बारे में जाना था और डाल्टन ने किस तरीके से अपना सिद्धांत दिया था उसके बारे में हमने सारी चर्चा करी थी। ओके, आज हम जानेंगे अपारमाणविक कण क्या होते हैं। देखो, अगर हम बात करें अपारमाणविक कणों की, तो अपारमाणविक कण इसका मतलब होता है परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कण, है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कण। ओके, मतलब ऐसे कण जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं उनको बोला जाता है अपारमाणविक कण। ओके, अब जैसे कि कोई याद होगा डाल्टन ने क्या बोला था, कोई अच्छे से याद होगा, डाल्टन ने बोला था कि परमाणु सबसे छोटा कण है और उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता, और यहीं पर उसकी कमी भी थी। आपको पता है धीरे धीरे करके जब एक्सपेरिमेंट किए गए थे और आगे जाकर के तो क्या हुआ, हमें परमाणु के अंदर भी कणों की खोज हमें मिलने लगी। ठीक है, मतलब परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और उन्हीं कणों को बोला गया अपारमाणविक कण। और आप जानते हैं कि हमारे पास टोटल कौन से 3 हमारे पास अपारमाणविक कण होते हैं। कौन कौन से कण है हमारे पास? अगर हम बात करेंगे, हमारे पास पहला जो कण है वो है मेरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा जो कण है वो है मेरा प्रोटॉन, और तीसरा जो कण है वो मेरा न्यूट्रॉन। ठीक है, सो अगर हम बात करेंगे हमारे पास, तो ये 3 क्या है मेरे अपारमाणविक कण है। ये वो कण होते हैं जो किसी परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इन्हीं के बारे में हम धीरे धीरे करके अब चर्चा करेंगे कि भाई ये क्या है, कैसे इनकी खोज हुई है, किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसे खोजा गया था, किस साइंटिस्ट ने खोजा है, और इनके गुण क्या क्या थे, इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। और इसके आधार पर हम बात करेंगे कि परमाणु की फिर आंतरिक संरचना कैसी हो सकती है, यानी परमाणु के अंदर ये तीनों जो कण है ये कहां कहां पर पाए जा सकते हैं। ओके, अच्छा देखो, यहाँ पर एक छोटा सवाल लेकर आपके पास आता है। अगर आप जैसे तैयारी करते हो जेईई या नीट के लिए, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हम बताते हुए चलेंगे और आपको वो नोट करते हुए चलना है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि परमाणु के अंदर कौन कौन से अपारमाणविक कण पाए जाते हैं, और आपके पास वही रहता है क्या कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ 4 ऑप्शन दे देंगे। 3 ऑप्शन ये रहे और एक और ऑप्शन कोई और दे देगा और बोलेगा कि यार कौन सा ऐसा कण है जो परमाणु के अंदर नहीं पाया जाता। तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और चौथा जो भी होगा, अल्फा, बीटा, गामा, जो भी कण का नाम वो दे दे, वो उसका आंसर हो जाएगा कि भाई वो नहीं पाया जाता। तो इसलिए आपको एग्जैक्टली ऐसे थोड़े बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन का हमेशा ध्यान रखना है। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपके पास बहुत अच्छा बनता है कि हमारे पास ये 3 अपारमाणविक कण पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला कण कौन सा खोजा गया था, तो आपका आंसर क्या होगा? मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, यही सेम क्वेश्चन, और 3 ऑप्शन में दे रहा हूँ, चौथा आपको नहीं पता, चलो ये वाला ऑप्शन देते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु के अंदर जो 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें सबसे पहला कण कौन सा खोजा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ओके, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो क्या है, वो मेरा इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले खोजा गया कण था, सबसे पहले खोजा गया। ओके, और इसी से हम भी शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को खोजा गया था फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे अगर बात करेंगे तो प्रोटॉन को खोजा गया था, थर्ड नंबर पे न्यूट्रॉन को खोजा गया था। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहला अपारमाणविक कण कौन सा खोजा गया? इलेक्ट्रॉन। और किस साइंटिस्ट ने खोजा था? वो साइंटिस्ट है आपके जे थॉमसन। तो ध्यान रखना, साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये आपको क्वेश्चन में क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जे थॉमसन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इनकी खोज का श्रेय, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे साइंटिस्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर मैं बताऊं साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर ध्यान रखना और याद करते हुए चलना है। ओके, क्योंकि वो चीज आपके नीट या जे के एग्जाम में पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सिंपल चीज है, साइंटिस्ट का नाम आपको पता है बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े याद रखना। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रॉन से कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरीके से की गई थी, और फिर धीरे धीरे करके हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बातें करेंगे और उनके गुणों का भी अध्ययन करेंगे। ओके, तो फटाफट चाहो तो एक छोटा सा पार्ट इसको नोट करके रख सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन की खोज। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दो यार। एंड इसके अलावा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ओके, अच्छा अब अगर बात करें इस टॉपिक के अंदर, तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
कि सभी अपरमाणविक कणों की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले खोजा गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पहले हम नोट कर लेते हैं, काम आएगा। ओके, तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहले खोजा गया था। ओके, ध्यान रखना। ठीक है, तीनों परमाणुविक कणों में सबसे पहले इसको खोजा गया। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान क्या रखनी है कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या खोज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जे थॉमसन ने। तो ध्यान रखना दूसरा पॉइंट इसमें कि जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, खोज का श्रेय जाता है। ओके, ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? जे थॉमसन को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन करके रखना, और सबसे पहले खोजा गया है इसलिए इसको अंडरलाइन करके रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा तीसरे नंबर की बात कि इसके लिए कौन सा प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर ध्यान रखना, कैथोड किरण प्रयोग था जिसको किया गया था जे थॉमसन के द्वारा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। तो ध्यान रखना, प्रयोग का नाम क्या है? तो जो प्रयोग किया गया था, तो उस प्रयोग का नाम क्या था वो आपको पता होना चाहिए। सो प्रयोग कौन सा है मेरा? प्रयोग है मेरा कैथोड किरण प्रयोग। ओके, तो कैथोड किरण प्रयोग किया गया था जिसमें इलेक्ट्रॉन को खोज का श्रेय जो है, जब इलेक्ट्रॉन खोजा गया था तो उन्होंने कैथोड किरण प्रयोग बेसिकली किया था। ओके, तो क्या था कैथोड किरण प्रयोग और क्या इसका सेटअप था, ये आपके स्कूल लेवल में बहुत पूछा जाता है। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब पढ़ते हैं हमारे कैथोड किरण प्रयोग के बारे में कि जे थॉमसन ने किस तरीके से कैथोड प्रयोग किया था और क्या बेसिकली हमने सेटअप बनाया था। तो उसका सेटअप बहुत ही सिंपल था। उसने सेटअप में क्या किया था आपने कि उसने बेसिकली कांच की जो नली आपको दिख रही है, इस कांच की नलिका का इसने उपयोग किया था। इस नलिका को बोला जाता है विसर्जन नलिका। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं विसर्जन नलिका। इसका इसने उपयोग किया था। ओके, और इस विसर्जन नलिका के अंदर इसने क्या किया था? इसने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए थे। कौन कौन से? एक तो कैथोड, एक एनोड। इसमें क्या लगाए थे? दो इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें एक तो ये रहा आपका और एक रहा आपके नली के राइट साइड में, जो कि आपका, इसका नाम था आपका कैथोड, और एक तरफ इसने लगाए थे यहाँ पे क्या अपना एनोड। ओके, ये था। अगर कैथोड एनोड की बात करेंगे तो दोनों ही क्या है मेरे? इलेक्ट्रोड है। और इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड बेसिकली होती है धातु की पतली पतली जो पट्टियां होती है ना, उनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ओके, सो एक तरफ तो कैथोड है, धातु की पतली सी पट्टी, और एक तरफ एनोड है। और देखो ध्यान दो, कैथोड एनोड में आपको एक अंतर दिख रहा होगा। कैथोड तो बिल्कुल सीधी सीधी सिंपल पट्टी है। ठीक है, लेकिन एनोड में बात करेंगे तो एनोड यहाँ पे छिद्रित है, मतलब यहाँ पे क्या छेद बने हुए एनोड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो डैश डैश मैंने क्यों दर्शाया? क्योंकि यहाँ पर ये छेद बने हुए। ठीक है, छेद। ओके, तो ये क्या है मेरा एनोड? कैसा है एनोड? बेसिकली मेरे यहाँ पे छिद्रित रखा गया था, छिद्रित। ओके, तो यहाँ पर क्या आपके पास छिद्रित एनोड है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कैथोड और एनोड दोनों को क्या किया गया था? उच्च वोल्टता की बैटरी से जोड़ दिया गया था। ओके, तो ये क्या है आपकी बैटरी? एक उच्च वोल्टता की। ओके, तो एक उच्च वोल्टता बैटरी से दोनों ही इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, बैटरी का जो ऋण टर्मिनल था उससे कैथोड को जोड़ा गया था, इसलिए कैथोड पर यहाँ माइनस दर्शाया जाता है क्योंकि वो ऋणावेश को प्रदर्शित करेगा। और बैटरी के धन टर्मिनल से एनोड को जोड़ा गया, इसलिए एनोड पर उससे धनावेश आ जाता है। ओके, ध्यान रखना, साइन का हमेशा ध्यान रखना, कैथोड पर नेगेटिव था बल्कि बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा गया, और एनोड पे पॉजिटिव यहाँ पे प्लस क्यों है? क्योंकि एनोड को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा गया था, इसलिए। ओके, तो धन सिरे से जोड़ा गया, टर्मिनल मतलब सिरा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या था? एक चीज और आपको यहाँ एरो का साइन ऊपर दिख रहा होगा, ये साइन दिखाता है निर्वात का। ओके, तो यानी यहाँ पर निर्वात के लिए क्या यहाँ पे अलग से निर्वात पंप को लगाया गया था, निर्वात पंप। अब निर्वात पंप का काम क्या होता है? नाम के अकॉर्डिंग काम है। निर्वात मतलब कि स्पेस, जहां पर वैक्यूम, मतलब वैक्यूम जिसको बोलते हैं, स्पेस आपका स्पेस हो गया। ठीक है, निर्वात का मतलब वैक्यूम, यानी जहां पर किसी भी टाइप का कोई गैस का कण या कोई भी कण उपस्थित नहीं होता उसको आप स्पेस, अंतरिक्ष, निर्वात बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निर्वात पंप का काम ये था कि इस नलिका के अंदर कहीं ना कहीं गैसें भरी हुई होंगी, है ना, कोई ना कोई गैस इसके अंदर हो सकती है, तो उस गैस को हटा देने के लिए कि यहाँ पर कोई गैस नहीं बचनी चाहिए। ओके, इसके लिए निर्वात पंप का उपयोग किया था, जो इसके अंदर से जितने भी गैस के कारण सबको बाहर निकाल। ओके, हालांकि उस टाइम बहुत अच्छा निर्वात पंप था नहीं, तो कोशिश ये की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा गैस के कण यहाँ से बाहर निकल जाए। ओके, तो इस गैस के कणों से बाहर निकलने से होगा क्या? बाहर निकलने से होगा ये कि यहाँ पर अल्प दाब की स्थिति बन जाएगी। यहाँ पर क्या है? अल्प दाब
इसकी स्थिति बन जाएगी। अल्पदाब का मतलब क्या आपको पता है कि जो गैस होती है वो जब पात्र की दीवार से टकराती है तो वो दाब लगाती है ना, दाब बनाती है। तो हमें जब यहाँ पे गैस हम ज्यादातर बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर जो दाब रहेगा वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि गैसें नहीं है। तो ये बेसिकली स्थिति जो यहाँ पर रखी गई थी। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, क्या वो ये है कि जो जे थॉमसन था ना, उसने यहाँ पे इस एनोड के पीछे ये जो परखनली का ये जो हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा, यहाँ पर उसने जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया था। किसका लेप किया था? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, लेप किया था जिंक सल्फाइड का, ZnS यानी कि आपका जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड का बेसिकली इसने यहाँ पे लेप कर दिया था। ठीक है, और जिंक सल्फाइड का काम था क्या यहाँ पे? देखो जिंक सल्फाइड क्या है, वो एक प्रतिदीप्त पदार्थ है। प्रतिदीप्त पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिस पर जब कोई कण टकराता है तो वो चमक उत्पन्न करता है, तो ऐसे पदार्थों को प्रतिदीप्त पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, जिंक सल्फाइड क्या है? ये बेसिकली एक प्रतिदीप्त पदार्थ होता है। ओके, और प्रतिदीप्त का मीनिंग भूलना नहीं है बिल्कुल भी, आपको इंपॉर्टेंट चीज है तो इसको अलग से यहाँ पे नोट करके रख लेते हैं। ओके, कि प्रतिदीप्त पदार्थ क्या है। ओके, हेलो, ऐसे पदार्थ जो कणों के टकराने पर चमकते हैं। ठीक है, सिंपल चीज। ओके, तो ऐसे पदार्थ जो कणों के टकराने पर चमकते हैं, ऐसे पदार्थ का प्रतिदीप्त पदार्थ कहते हो, और जिंक सल्फाइड इसका एक एग्जांपल हो जाता है। ओके, तो ये बेसिकली इसका सेटअप था। ओके, आपको सारा सेटअप आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं बता देता हूँ कि एक विसर्जन नलिका बेसिकली यहाँ पे इसने यूज की थी, जो कांच की नली होती है। इसमें से 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, धातु के इलेक्ट्रोड, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड। कैथोड की बात करेंगे तो वो तो बिल्कुल सीधा सीधा था, लेकिन एनोड क्या, वो था आपका छिद्रित। कैथोड को बैटरी के ऋण टर्मिनल से और एनोड को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा गया, जिस कारण से कैथोड पर नेगेटिव और एनोड पर पॉजिटिव आ गया। ओके, यहाँ पर गैस जो अंदर भरी हुई थी उसको हटाने के लिए यहाँ पर निर्वात पंप लगाया गया था, और निर्वात पंप ने ज्यादा गैस बाहर निकाल दी, जिस कारण से अल्प दाब की स्थिति आ गई। गैस जब पात्र की दीवार से टकराती तो वो दाब लगाती है, और वो दाब यहाँ पे खत्म कर दिया गया। तो ये बेसिकली इसका सेटअप था। ओके, हालांकि ध्यान रखना, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 2 कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो 2 कंडीशन नहीं होंगी तो ये आपका सेटअप काम नहीं करेगा। कौन कौन सी कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1 है उच्च वोल्टता का होना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उच्च वोल्टता होनी चाहिए। और इसके अलावा अल्प दाब की स्थिति, ये 2 स्थितियां इस एक्सपेरिमेंट को करवाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से एक भी स्थिति नहीं होगी तो आपका ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा। और ये कुछ ऐसा पार्ट है जो आपके नीट एग्जाम में पूछा गया कई बार। ओके, कि आपके पास जो कैथोड किरण प्रयोग किया गया था उसके लिए क्या सही स्थितियां थी, तो आपको अलग अलग नाम वहां पर दिया जाता है, उच्च वोल्टता, अल्पदाब, निम्न वोल्टता, अल्पदाब, तो ऐसे करके अलग अलग ऑप्शन बनाया जाता है वो। ठीक है, और आपको ध्यान रखना दोनों स्थितियां, उच्च वोल्टता और अल्पदाब की स्थिति में ही कैथोड किरण प्रयोग होगा, वरना यह प्रयोग नहीं होता। ओके, तो पहले ये वाली चीज। ओके, सिंपल। ठीक है, अब देखो अब होता क्या एक्सपेरिमेंट के, वो हम थोड़ा समझते हैं। अब देखो हुआ ये कि जैसे जे थॉमसन ने यहाँ पे बैटरी चालू करी, ठीक है, इस पूरी सेटअप को बनाने के बाद जैसे जे थॉमसन ने यहाँ पे बैटरी चालू करेगा तो उसको ये देखने को मिला कि एनोड के पीछे ये जो जिंक सल्फाइड का पर्दा है ये चमक उठता है। ओके, इसने क्या देखा कि जैसे यहाँ पर इसने जब सेटअप कंप्लीट करने के बाद बैटरी को टिक किया, चालू किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे जिंक सल्फाइड पे क्या ऐसे चमक मिलना स्टार्ट हो गई, चमक यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गई। तो ये चीज बेसिकली यहाँ पे इसको देखने को मिली थी। ठीक है, तो सवाल ऐसा आता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसको इसे कुछ दिख नहीं रहा था उसे, मतलब ये जो सेटअप बनाया तो उसे जैसे स्विच चालू किया उसको डायरेक्टली ये देखने को मिला कि अचानक से जिंक सल्फाइड का ये जो पर्दा है वो चमक उठता है। ओके, तो ये चीज इसको देखने को मिली थी, और फिर इसी के आधार पर क्या है, इसने अपने निष्कर्ष निकाले और बताया कि भाई क्या आपका एग्जैक्टली यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, तो हमारे जो जे थॉमसन है उन्होंने ये बोला था कि जैसे से बैटरी चालू करी ना, तो यहाँ से कुछ ऐसा रहा होगा कि कैथोड की तरफ से कुछ कण या कुछ किरणें चली होंगी जो कि आपके एनोड की तरफ आती हैं। एनोड क्योंकि छिद्रित था तो उसको पार किया और जिंक सल्फाइड से टकराई, जिस कारण से क्या हुआ, यहाँ पे चमक उत्पन्न होती। तो इसने इस तरीके से बोला। तो यहाँ पर इसने ये कहा कि कैथोड की तरफ से कुछ किरणें चली होंगी कहीं ना कहीं, और वो किरणें एनोड की तरफ से चली होंगी, और एनोड क्योंकि छिद्रित है, मेरा वहां पर शेड बने हुए हैं,
तो एनोड को वो पार कर रही होंगी और पार करने के बाद वो जिंक सल्फाइड से टकराई होंगी, जिस कारण से जिंक सल्फाइड का ये जो पर्दा है ये चमक उठता है। तो ये वाली बात थी जो अपने जे थॉमसन ने कहा था अपने प्रयोग के अंदर। ओके, तो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एक बार हम लिख लेते हैं। तो इसने क्या किया, इसने ये कहा कि कैथोड की तरफ से कुछ किरणें एनोड की ओर चलती हैं, जो एनोड को पार कर ZnS से टकराती हैं, जिस कारण ZnS चमकता है। ठीक है, तो ये वाली बात थी जो यहाँ पे कहीं ना कहीं हुई होगी। ओके, तो जे थॉमसन ने ये वाली बात कही थी। ठीक है, और इस आधार पर इसने ये बोला कि देखो, अब देखो आपने नोटिस करा होगा कि ये जो किरणें कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये किरणें स्टार्ट हो रही है कैथोड से। अब क्योंकि ये किरणें कैथोड से स्टार्ट होती हैं, इसलिए इन किरणों को बोला गया कैथोड किरण। ओके, तो कैथोड किरण प्रयोग कैसे आया, वो इसी तरीके से आया। नाम जो आया कैथोड किरण प्रयोग ऐसे आया कि यहाँ पर क्या होता है, इस प्रयोग के अंदर कुछ किरणें बनती हैं जो कि कैथोड की तरफ से स्टार्ट होती हैं, इसलिए इन किरणों को कैथोड किरण बोला गया था। और इनकी खोज इसी प्रयोग के अंदर की गई थी, कैथोड किरण प्रयोग के अंदर। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज नंबर दूसरी क्या कि कैथोड किरणें किसको कहा जाता है, वे किरणें जो कैथोड से स्टार्ट होती हैं, और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यही हुआ था। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो ध्यान रखना, तो वे किरणें जो कैथोड से प्रारंभ होती हैं, उन्हें कैथोड किरण कहा गया। ओके, सो इनको क्या बोला गया, इनको कहा गया कैथोड किरण। ओके, तो इस तरीके से कैथोड किरण का बेसिकली नाम आया था। ओके, तो ये चीज यहाँ पर आती है। तो पहले एक बार इसको फटाफट एक बार सभी लोग नोट कर लो। ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो कैथोड किरणें होती है ना, वो असल में अदृश्य होती है। मतलब कि जब इसने जैसे जे थॉमसन ने जब ऐसे बैटरी चालू किया तो उसको पीछे जिंक सल्फर का पर्दा चमकता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन उसको कोई कैथोड किरण नहीं दिख रही थी एग्जैक्टली कि हाँ भाई कोई किरण आपके कैथोड से एनोड किरण नहीं, उसे कुछ दिख नहीं रहा था। उसको बस इतना दिख रहा था कि यहाँ पर अचानक से चमक उसे मिल रही है। ओके, तो यानी ध्यान रखना आपको ये पॉइंट कि कैथोड किरणें क्या थी, अदृश्य। ओके, सो कैथोड किरणें कैसी होती हैं, कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कैथोड किरणें कौन सी होती है, अदृश्य होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो ये आता है कि जो कैथोड किरणें होती है ना, देखो जब इन पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र जब इन पर लागू किया जाता है, इस एक्सपेरिमेंट पे जब विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, कैथोड किरणें अपने मार्ग में विचलन प्रदर्शित करती हैं। लेकिन अगर कोई विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र लागू नहीं करते या उनकी अनुपस्थिति में ये किसी प्रकार का विचलन प्रदर्शित नहीं करते, तो ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रह जाती है। अब वो कैसे होता है वो थोड़ा समझ लो। ये थोड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो, अगर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या, पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का सिंपल एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लो आपने चुंबक सभी ने देखी है ना। अब चुंबक का काम क्या होता है, चुंबक का काम है कि जब कहीं पर चुंबक रख देते हो तो उसके आसपास आपके पास एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसमें अगर कोई भी लोहे का कण अगर आएगा, लोहे का कोई भी टुकड़ा आएगा, तो वो तुरंत उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है ना। तो मतलब चुंबक का काम क्या है, चुंबक असल में अपने आसपास एक क्षेत्र बना लेती है ना, कि उसके उस रेंज में कुछ भी अगर लोहे का कण आ जाएगा तुरंत उसका प्रभाव वहां पर दिखेगा। यानी चुंबक का प्रभाव जहां देखने को मिलता है उस क्षेत्र को, उस एरिया को क्या बोला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र का भी सेम किया जाता है कि विद्युत का भी अपना प्रभाव होता है और उसको आप विद्युत क्षेत्र बोलते हो, उस एरिया को जहां पर आपका विद्युत का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, तो वो चीज थी। तो यहाँ पर ये बात है कि अगर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र लागू नहीं करते तब तो यहाँ कोई विचलन नहीं होता है, परंतु विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को लागू करने पर ये किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। ठीक है, और विचलन होने का मतलब क्या है, विचलन होने का मतलब है कि जैसे ये बिल्कुल सीधी सीधी नॉर्मली गमन करती हैं, बिल्कुल सीधी सीधी गमन नहीं करती हैं, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को लगा दिया जाता है तो ये सीधे सीधा गमन ना करके ऊपर या नीचे किसी भी दिशा में मुड़ जाती हैं, और इसी को बोला जाता है विचलन का होना। ओके, इसका एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे कि मान लो आप एक सड़क पर जा रहे हो, सीधा सीधा बिल्कुल सीधी सड़क है, बिल्कुल सीधा जा रहे हो आप। ठीक है, रास्ते में बिल्कुल सीधा, अंधेरा का टाइम है, रात का टाइम है। अब होता क्या कि सामने आपको काला कुत्ता दिख रहा है।
अब वही बहुत डरावना था, वो आपको देख करके भौंके जा रहा है लगातार। अब ऐसे में आप क्या करोगे, आप डरोगे कहीं ना कहीं, है ना। अब हाथ में डंडा कुछ नहीं है तो भाई डरोगे, और है ही क्या, मैंने खा जाएगा। तो अब क्या करोगे, आप सीधा सीधा जा रहे थे, अब आप ऐसे मुड़ लोगे, दूसरी दिशा में मुड़ जाओगे, तो ये क्या, आपका पथ से विचलन हो जाना। ओके, वही सेम चीज यहाँ पे कि ये बिल्कुल सीधी सीधी गमन कर रही है, लेकिन सीधे सीधे गमन ना करके जैसे विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र लागू किया जाएगा, ये तुरंत ही अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ऊपर या नीचे कहीं निकल जाती है। ओके, तो ये चीज है। तो चौथा पॉइंट, आपको ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कोई विचलन नहीं होता, कोई विचलन नहीं होता, परंतु विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये ऋणावेशित कण के समान, ऋणावेशित कण के समान विचलित होती है। अब तो यहाँ पर एक बात मैं थोड़ी सी और ऐड कर ली इसी बातों में, ठीक है, कि देखो विचलन तो यहाँ पर होगा, लेकिन कैसा, बिल्कुल वैसा विचलन होता है जैसे कि ऋणावेशित कण विचलित होता है। यानी कि हुआ ये कि जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगाता हूँ, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, आपको पता है कि एक तरफ धनावेश और एक तरफ ऋणावेश टर्मिनल आता है, धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल। तो मान लो एक तरफ से मैंने लगा दिया ऊपर धन टर्मिनल और एक तरफ मैंने लगा दिया नीचे ऋण टर्मिनल अलग से, विद्युत क्षेत्र मैंने यहाँ पे लागू कर दिया। अब होगा क्या कि जैसे मैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लागू कर दूंगा तो होगा ये कि जो किरणें जो सीधी सीधी आ रही थी यहाँ पे सीधे सीधे नहीं आएंगी, बल्कि ये कहाँ मुड़ जाएंगे, ये आपके जो धन टर्मिनल है इसकी तरफ ऐसे ये मुड़ जाती है। ओके, और आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब क्योंकि ये किरणें विद्युत क्षेत्र लगाने पर धन टर्मिनल की ओर जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या, धन सिरे की तरफ क्यों जाएंगी, क्योंकि इनका खुद ऋणावेश होगा, क्योंकि ऋणावेश वाला धनावेश सिरे की ओर जाएगा। यानी कि ये जो किरणें हैं विद्युत क्षेत्र जब लगाया तो कैसा व्यवहार कर रही हैं, जैसा कि एक ऋणावेशित कण करता है, क्योंकि इन किरणों पर ऋणावेश पाया जाता है। ओके, और क्योंकि ये ऋणावेशित कण के समान व्यवहार प्रदर्शित करती है, उन्हीं के समान विचलन इनमें हो रहा है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। ओके, और ध्यान रखना यहीं पर हमारे पास वर्ड आता है, इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। ओके, तो ये वर्ड जो है आपका इलेक्ट्रॉन वो यहीं से आया था, इलेक्ट्रॉन कहा गया। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैथोड किरणें जो होती हैं उन्हीं को आप इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। कैथोड किरणें और कुछ नहीं थे बल्कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही थे। ये ऋणावेशित कण होते हैं जो बेसिकली यहाँ पर गमन कर रहे हैं विसर्जन नलिका में कैथोड से एनोड की तरफ। ओके, तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रॉन के बारे में ऑलरेडी काफी सारी बातें जानते हैं। और आप ये चीज नोटिस करोगे कि वो हर एक चीज कहीं ना कहीं इस एक्सपेरिमेंट को समझने में आपको बिल्कुल हेल्प करेगा, क्योंकि देखो हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन पे क्या ऋणावेश होता है ना, हमें पता ही है, तो क्योंकि हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। अब ये हम जानते हैं भाई, सिंपल बात है, अगर मैं विद्युत क्षेत्र लगाऊंगा अभी तो सिंपल बात है ऋणावेश कहाँ जाएगा, धनावेश की तरफ ही जाएगा। और थॉमसन ने भी उस टाइम पे जब एक्सपेरिमेंट करा था उसने भी यही चीज देखी और इससे ऑटोमेटिकली चीजें और सही होती जा रही कि हाँ भाई बिल्कुल सही खोज कर रहा है। ठीक है, तो खुद से वो भी लाइक एक अपना खुद का निष्कर्ष भी अपना निकालता जा रहा था इसी तरीके से और कंफर्म भी होता जा रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कण, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो शब्द है वो हमारे पास आ चुका था। ओके, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो आपको जरूर ध्यान रखनी है कि थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के काफी सारे गुणों के बारे में बताया था, ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन शब्द था ये थॉमसन के द्वारा नहीं दिया गया था। तो इलेक्ट्रॉन शब्द दिया गया था, स्टोनी नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन शब्द के बारे में बताया था। ओके, सो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर नोट करके लिखना, ठीक है, कि स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन वर्ड दिया था। स्टोनी, ये जो आपके साइंटिस्ट का नाम है, स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन शब्द दिया था। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर क्या नामकरण के मामले में बहुत बार कंफ्यूजन होता है। एग्जाम में ये चीज आती है, नीट के एग्जाम में या जेईई के में ये पूछी जाती है कि भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन शब्द किसके द्वारा दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम किसके द्वारा दिया गया। ओके, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन आएंगे, वही वाली बात है, जे थॉमसन आएगा, वो भी आएगा नाम, यहाँ पे रदरफोर्ड का नाम आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, गोल्डस्टीन का नाम आ सकता है, कोई और साइंटिस्ट का नाम, और साथ में नाम आएगा स्टोनी का। और आप काफी लोग जे थॉमसन का नाम टिक कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भाई उसी ने खोज करी है, उसी को श्रेय जाता है, तो भाई नाम भी उसने दिया होगा, पर ऐसा हुआ नहीं था। ध्यान रखना,
इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय थॉमसन को जाता है, लेकिन नाम स्टोनी साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और यहाँ पर कंफ्यूजन होता है और नंबर कट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल आएगा, लेकिन बस ये कि आप कितना उसके बारे में अच्छे से जानते हो। तो नॉलेज पूरी हमें रखनी है और उसी हिसाब से हमें पढ़ना भी है। ठीक है, तो ये एक ऐसा पार्ट है जो आपकी बुक में आई थिंक नहीं दिया होगा, एनसीईआरटी बुक में शायद नाम दिया हो, लेकिन नीट में या जेईई में जब ये पूछा गया है क्वेश्चन आराम से, तो वहां पर स्टोनी का नाम आता है। ठीक है, तो आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हो, आराम से मिल जाए। ठीक है, तो ये चीजें तो छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसको फटाफट एक बार इसको नोट कर लो। अब बात करेंगे इसके सबसे लास्ट और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और वो पॉइंट क्या बोलता है आपका, कि जो कैथोड किरणें ये जो होती है ना, ये आपके इलेक्ट्रोड या फिर आपकी जो गैस जो इसके अंदर उपस्थित होगी उनकी जो प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। ओके, ध्यान रखना कि जो कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड किरणें इलेक्ट्रोड या गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग क्या है, इस लाइन का बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है, बहुत ही अच्छा मीनिंग भी है। देखो समझो क्या हमारे पास, देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रोड क्या है, मेरा इलेक्ट्रोड मेरा धातु की पतली पट्टी होती है ना। अब देखो ध्यान रखना क्या, अब धातुएं तो हमारे पास बहुत सारी ना, सोना, चांदी, लोहा, तांबा या कोई और जो भी आपको नाम पता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सभी धातुएं है ना। अब यहाँ पर ये देखा गया कि देखो एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं कि एक ही बार किया था उसने कई बार किया। उसने अलग अलग धातुओं के इलेक्ट्रोड के साथ इस एक्सपेरिमेंट को किया। उसने देखा कि चाहे मैं कोई भी धातु क्यों ना यूज में ले लूं, चाहे मैं सोना ले लूं, चाहे मैं चांदी का इलेक्ट्रोड लगा दूं, चाहे मैं एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ा था। हर बार जो कैथोड किरणें मिल रही थी उन सभी की प्रकृति बिल्कुल एक जैसी थी। ठीक है, अगर उसने चलो ये बार ट्राई किया, चलो धातु से फर्क नहीं पड़ा, तो उसने सोचा कि चलो मैं गैस चेंज करके देख लूं। अगर निर्वात पंप का काम क्या है, गैस को निकालना है, ठीक है, लेकिन उस टाइम तक इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि वो पूरी तरीके से एकदम एग्जैक्ट निर्वात बना दे और कोई भी गैस बचे ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ गैस के कण तब भी रह ही जाते थे। तो उसने देखा कि चलो गैस के कण अगर रह रहे हैं, तो अगर मैं गैस को चेंज करके देखूं तो क्या उससे कैथोड किरणों पर कोई फर्क पड़ेगा। तो उसने देखा कि अगर मैं यहाँ पे अलग अलग गैसें ले लूं, जबकि अभी ऑक्सीजन ले लिया, कभी नाइट्रोजन गैस ले लिया, कभी हीलियम ले लिया, कभी आर्गन ले लिया, अलग अलग गैस है, तो उसने अलग अलग गैसों के साथ इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया। उसने देखा कि चाहे मैं गैस को बदल लूं, चाहे यहाँ पे कोई भी गैस भरी हुई से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ पर कोई भी आपका धातु का इलेक्ट्रोड क्यों ना हो, चाहे वो सोना हो, चांदी, कोई भी धातु का इलेक्ट्रोड, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बार जो कैथोड किरणें मिल रही थी वो हर बार एक जैसी थी, उनमें कोई अंतर था नहीं। और अब देखो बात नोटिस करो, तो बात बिल्कुल सही भी है कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि कैथोड किरणें क्या है, हम जानते हैं कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, वो धातुओं के अंदर पाए जाते हैं। तो भाई हुआ क्या, तो देखो ध्यान से समझो। तो एक्सपेरिमेंट में एक्जैक्टली हुआ क्या था, बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो हुआ ये कि कैथोड क्या है, धातु, और धातु के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मालूम है इलेक्ट्रॉन वैसे ई से मैं प्रदर्शित कर रहा हूं, ई से। अब होगा क्या, जैसे ही हमने उच्च वोल्टेज की बैटरी अप्लाई करी, अब उच्च वोल्टेज क्या करेगी, उच्च वोल्टेज मतलब क्या, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा यहाँ पर देगी। और ऊर्जा के कारण ये हुआ कि कैथोड, इस धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अंदर बंधे हुए थे वो बाहर निकल जाएंगे। यानी कि जैसे कि मान लो ये क्या, ये आपको इस तरीके से, ये आपने कैथोड मान लो, ये कैथोड की पट्टी हो गई और ये मेरा इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब पहले इलेक्ट्रॉन क्या है, वो इस पट्टी के अंदर है, धातु के अंदर है। ठीक है, अब जैसे मैं उसका उच्च ऊर्जा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, प्रॉपरली इस कैथोड के धातु से बाहर निकल जाएगा, हवा में आ जाएगा, इस खाली जगह में आ जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश होता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गए और वो यहाँ से खुले में ऐसे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश और कैथोड पर भी है ऋणावेश। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे इससे बाहर आएगा तो ये इस पर भी नेगेटिव है, इस पर भी ऋणावेश है और इस पर भी ऋणावेश है, तो ये पीछे से को धक्का लगा, ये प्रतिकर्षण होगा। तो इधर से पीछे से तो धक्का लगेगा और आगे की तरफ देखो एनोड पे है पॉजिटिव धनावेश, और आपको जानते हैं कि विपरीत आवेश आकर्षित करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो आगे की तरफ, ये जो प्लेट है जो एनोड वाले जिसमें धनावेश है, वो उसको आकर्षित भी करेगी। तो पीछे से धक्का भी लग रहा है और आगे से आकर्षण भी हो रहा है, जिस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। यानी हमारी जो कैथोड किरणें है वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगी बहुत तेजी से, और लेकिन इतनी ज्यादा तेज हो जाएंगी कि वो एनोड क्योंकि छिद्रित था
तो उस पर रुकेंगे नहीं, उस छेदों से वो निकलते हुए बाहर निकल जाएंगी और जिंक सल्फर पर टकराएंगी, जिस कारण से जिंक सल्फर का पर्दा चमकता था। तो ये था एक्चुअल पूरा सेटअप में जो वहां हुआ होगा। तो यही हुआ था कि कैथोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड को पार करते हैं बहुत तेजी से, क्योंकि प्रतिकर्षण उधर से प्रतिकर्षण हो रहा है, उधर से आकर्षण हो रहा है और फिर जिंक सल्फर पर टकराती है, जिस कारण से चमक मिलती है। तो ये था पूरा एक्चुअल में जो यहाँ पे हुआ होगा इस प्रयोग के अंदर, जैसे जे थॉमसन ने जिसको एक्सप्लेन किया था। ओके, तो ये चीज थी। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, अब आप जानते हो अच्छे तरीके से कि इलेक्ट्रॉन सभी धातुओं में पाए जाते हैं और सभी धातुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। अब क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन एक जैसे होंगे और इलेक्ट्रॉन ही मेरी कैथोड किरण है, तो कैथोड किरणें भी बिल्कुल एक जैसे होनी चाहिए, है ना। तो क्या धातु ले रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कौन सी गैस यहाँ पे भरी हुई है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो धातु के अंदर से निकल रहे हैं और वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक जैसे प्रकृति के होते हैं, जिस कारण से कैथोड किरणें इलेक्ट्रोड या गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। ओके, तो ये वाली पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये इस पर निर्भर नहीं करेंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, और यही था बेसिकली आपका कैथोड किरण प्रयोग, जो कि जे थॉमसन के द्वारा दर्शाया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोज बताई गई है। तो इस तरीके से बेसिकली इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, पर इलेक्ट्रॉन का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, स्टोनी के द्वारा दिया गया था। हालांकि आगे हम धीरे धीरे करके ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के क्या क्या गुण होते हैं, वो भी हम देखेंगे। और थॉमसन उनको भी कहीं ना कहीं बताएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन के गुण क्या क्या है। और भी नए साइंटिस्ट के नाम भी आएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में और बताने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे आगे एक्सपेरिमेंट होते चलेंगे। ओके, लेकिन आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके बच्चों, सो आई होप सभी को मजा आएगा आज की क्लास में, जिसमें आज हमने इलेक्ट्रॉन की खोज हमने कंप्लीट करी है। आगे के लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रॉन के गुणों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, और कुछ नए एक्सपेरिमेंट के बारे में और भी जानेंगे। और साथ ही जो अन्य अपरमाणविक कण हैं, अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचा है, उनके भी हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उनकी खोज और उनके गुणों के बारे में पढ़ते रहेंगे। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर में मजा आया होगा। तो यार सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड इसके अलावा कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो। पीडीएफ के लिए मैं बता देता हूँ आपको, टेलीग्राम चैनल पे जो भास्कर भैया ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्लास का। क्लास के बाद और कोई डाउट है तो वहां पूछ सकते हो, या फिर मेरे से आप इंस्टाग्राम आईडी पे भास्कर31 पे भी पूछ सकते हो। ओके, सो यार सभी लोग आई होप सबको मजा आया होगा एंड जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।